आज का टॉपिक है विश्व की कृषि। ठीक है, चलिए देखते हैं विश्व की कृषि में। पहला टॉपिक है कृषि किसी भी देश की आधारशिला होती है। पूरे विश्व में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कृषि की जाती है। ठीक है, इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी हम देखें। खाद्यान्न फसलें में हम देखें तो गेहूँ, चावल, मक्का है। नकदी फसलों में देखें तो मसाला, गन्ना और तंबाकू हैं। बागानी फसलों में देखें कॉफ़ी, चाय, रबर है। रेशेदार फसलों में देखें तो कपास एवं जूट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, आज हम कुछ विशेष फसलों को लेके आए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें से एक है चावल। ठीक है, चावल एशिया की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो वो आपकी है धान यानी चावल। ठीक है, पूरे विश्व में 90% चावल दक्षिण एशिया में पैदा होता है। 90% चावल कहाँ पे होता है, दक्षिण एशिया में होता है। ठीक है, FAO के आंकड़े के अनुसार विश्व में चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला देश चाइना, दूसरा है भारत, तीसरा इंडोनेशिया है। ठीक है, आप यहाँ FAO का अर्थ समझ लीजिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि FAO का पूरा नाम क्या है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय रोम इटली की राजधानी में स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, चावल की फसल के लिए सर्वाधिक क्षेत्र 43 मिलियन हेक्टेयर भारत में है। देखिए, भारत में सर्वाधिक चावल की फसल के लिए भूमि है, जबकि चीन में जो है 30 मिलियन हेक्टेयर है, 30 मिलियन हेक्टेयर। फिर भी चीन भारत से अधिक चावल उत्पादन करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भारत में जो सिंचाई होती है वो केवल आधे भाग पर ही सिंचाई होती है, आधे भाग पर सिंचाई नहीं होती है, जिस कारण चाइना कम क्षेत्रफल होने के बावजूद वो अधिक उत्पादन कर पाता है चावल का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए इसी में बात करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान और धान जीन बैंक दोनों का जो मुख्यालय है वो कौन सा है? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, फिलीपींस में ही दोनों है, चावल शोध संस्थान भी है और धान जीन बैंक भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। चीन में बोया जाने वाला सबसे लोकप्रिय चावल, चीन के चावल के आधे भाग पर यही चावल बोया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? संकर धान या हाइब्रिड राइस। ये चीन के आधे क्षेत्रफल पर बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चावल में जो राइस है, धान की खेती को 5 से 15% तक बढ़ाने के लिए किसान एक जैविक खाद जीवाणु का उपयोग करते हैं जिसका नाम एजोला एनाबिना है। ठीक है, एजोला एनाबिना। अब देख रहे हैं कि एजोला एनाबिना 2 नामों से मिलके बना है, तो एजोला ये है, एनाबिना ये है। एनाबिना नामक जीवाणु एजोला नामक कवकों में पाया जाता है, जो धान के खेतों में जो काई उगती है उसमें पाए जाते हैं एनाबिना। ठीक है, एजोला पानी के ऊपर पनपने वाले छोटे पौधे होते हैं। इन पौधों की पत्तियां में सूक्ष्म जीव एनाबिना पाया जाता है, जो कि ब्लू ग्रीन अलगे नील हरित शैवाल एक प्रकार का होता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, काई टाइप का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो फसलों के नाइट्रोजन और बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, साथ ही जमीन की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। अब जो दूसरी प्रमुख फसल है वो है वीट या गेहूँ। ठीक है, तो इसके विषय में बात कर लेते हैं। उत्पादन की दृष्टि से गेहूँ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खाद्य फसल है। ठीक है, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी खाद्य फसल कौन सी है? गेहूँ है। और गेहूँ की जन्मभूमि मानी जाती है फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन गेहूँ की जन्मभूमि है। गेहूँ का पौधा शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, जिसकी उपज के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में ही गेहूं का अच्छे से उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व में गेहूं को उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख देशों की बात की जाए तो जिसमें पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान भारत का तथा तीसरा स्थान रूस का है।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। नोट्स में देख लेते हैं, गेहूं फसल के क्षेत्रफल में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, विश्व में पहला स्थान रखता है गेहूं की फसल के लिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट फसल जो है वो है मक्का। मक्का के संदर्भ में जानते हैं, गेहूं और चावल के बाद मक्का विश्व में तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, ठीक है, तीसरी खाद्यान्न फसल है। मक्का एक अमेरिकन पौधा है और विश्व में मक्के का लगभग 50% अकेले यूएस से उत्पादन करता है, परंतु उपभोग नहीं करता है, परंतु उपभोग कम मात्रा में करता है। मक्का का जन्म स्थान मैक्सिको को माना जाता है और मक्का के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश जो हैं वो इस प्रकार हैं। यूएसए सबसे अधिक करता है, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे ब्राज़ील मक्का का उत्पादन करते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अब, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होने के बावजूद मक्का का मध्य अफ्रीका के देशों में मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि यूएसए में सबसे अधिक उत्पादन होता तो ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप के देशों को जाता है, ठीक है। वहीं लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट फसल जो मुख्य है वो है गन्ना। गन्ना जो है आप देख रहे हैं कि विश्व में कुल चीनी यानी कुल शक्कर उत्पादन का 60 से 70% जो शुगर प्राप्त किया जाता है यानी चीनी प्राप्त किया जाता है वो गन्ने से प्राप्त किया जाता है। तो आप सोचेंगे शेष भाग कहाँ से प्राप्त होता है, तो शेष भाग विभिन्न चीज़ों से प्राप्त होता है, जिसमें प्रमुख क्या है, चुकंदर है। चुकंदर से 30 से 40% चीनी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इस चुकंदर से चीनी का उत्पादन जो करने वाले प्रमुख देश हैं वो आते हैं यूरोप महाद्वीप के देश, ठीक है। उसके विषय में आगे बात करेंगे। अभी देखिए आगे, भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है, भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहा जाता है। इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। विश्व में 3 सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले स्थान पे ब्राज़ील, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे चाइना है गन्ना के उत्पादन में, ठीक है। यानी आपको याद रखना है पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नोट्स में देखेंगे कि थाईलैंड चीनी उत्पादन का सबसे ज़्यादा 82% निर्यात करता है। थाईलैंड जितना भी चीनी उत्पादन करता है उसका 82% एक्सपोर्ट कर देता है दूसरे देशों को, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ क्यूबा में गन्ना उत्पादक प्रमुख रूप से होता है जिससे चीनी प्राप्त की जाती है। इसे विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, विश्व का कौन सा देश है, तो आप आंसर करेंगे क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चुकंदर की। दोस्तों अभी बात हो ही रही थी चुकंदर की, और चुकंदर ही हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। विश्व में चीनी के कुल उत्पादन की 30 से 40% भाग चुकंदर से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों से कि चीनी का जो 30 से 40% भाग है वो चुकंदर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले जर्मनी में विकसित की गई थी, सबसे पहले जर्मनी में विकसित की गई थी। और चुकंदर से चीनी प्राप्त करने वाले 3 प्रमुख देशों की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पे रूस, दूसरे स्थान पे फ्रांस, तीसरे स्थान पे जर्मनी जो है सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किससे करते हैं, चुकंदर से करते हैं, ठीक है। आगे नोट्स में देखते हैं, यूक्रेन देश में संपूर्ण चीनी चुकंदर से प्राप्त की जाती है। देखिए वहाँ गन्ने से चीनी प्राप्त ही नहीं की जाती, वहाँ चुकंदर से ही चीनी प्राप्त की जाती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट फसल हमारा है कपास। कपास के विषय में बात कर लेते हैं। भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है, भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। रेशे की लंबाई के अनुसार कपास की कई किस्में पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे छोटा जो रेशम होता है और मध्य रेशा जो होता है, इसके विषय में बात कर लेते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग इन्हें विभाजित किया गया है। इसमें कपास की जो लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर से होती है, 2.5 सेंटीमीटर तक ही होती है। इस प्रकार की कपास को भारत चीन द्वारा उगाया जाता है, ठीक है। तो मतलब जो छोटा रेशा होता है, रेशे वाला कपास होता है, उसको भारत और चीन में सबसे अधिक उगाया जाता है।
और मध्य रेशे वाली कपास जो होती है उसकी लंबाई जो होती है 3.75 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है। विश्व में अधिकांश इसी तरह की कपास उगाई जाती है। इस प्रकार की कपास का उत्पादन नील नदी से लगे देशों में किया जाता है, जैसे उदाहरण स्वरूप मिस्र की कपास यानी वाइट गोल्ड भी कहा जाता है इसे। आगे देखते हैं कपास के शीर्ष उत्पादक देश। तो आप बात कर लेंगे सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला देश अगर है कोई तो चाइना है, दूसरा है तो भारत है, तीसरा है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आगे बात करेंगे प्रति हेक्टेयर कपास के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया को प्रथम स्थान प्राप्त है। ऑस्ट्रेलिया को प्रथम स्थान प्राप्त है। लावा से जिन मैदानों का जन्म हुआ है उन मैदानों में कपास की खेती की जाती है। लावा यानी दोस्तों जानते हैं आप लोग ज्वालामुखी से जिन मैदानों का निर्माण हुआ है उसमें कपास की खेती की जाती है। जैसे जो आप लोग जानते होंगे जो काली मिट्टी होती है वो ज्वालामुखी उद्गार से ही उस मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें जब टूटकर जिन क्षेत्रों पर फैल जाती हैं वहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से वो किससे बनी होती हैं? लावा द्वारा ही बनी होती है मिट्टी जहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। आप लोग जानते हैं गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है, तो कारण यही है कि जो गुजरात की मिट्टी है वो ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे अधिकतर कपास का उत्पादन होता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट फसल है तंबाकू। तंबाकू की खेती के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, मतलब अधिकतम तापमान होना अनिवार्य है। तापमान अच्छा नहीं होगा तो तंबाकू की अच्छी फसल उत्पादित नहीं की जा सकती। तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे तंबाकू की फसल के लिए हाई टेम्परेचर होना अनिवार्य है। ठीक है, अभी FAO का हमने पूरा नाम बताया था आप लोगों को, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, आगे देखिए तंबाकू के उत्पादन के शीर्ष देश कौन कौन से हैं। वो प्रथम चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा ब्राज़ील है तंबाकू के उत्पादन में। अब नेक्स्ट फसल है रबर। रबर देखिए दोस्तों एक वृक्ष होता है, वृक्ष से उसमें से रस टाइप का गिरता है जो कि रबर का रूप लेता है, उसे संशोधित करके बनाया जाता है, जिससे कि आप लोग देखे होंगे रबर के बहुत सारी चीज़ बनाई जाती हैं, तो वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ये वृक्ष कौन सा है? ये वृक्ष का नाम लिखा है लेटेक्स, पेड़ के रस से प्राप्त होता है। ठीक है, तो रबर कैसी फसल है? बागवानी फसल है, और वो किस वृक्ष से पाया जाता है? लेटेक्स नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया से प्राप्त होता है। देखिए आप लोग याद रखेंगे जो थाईलैंड देश है विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन करने वाला देश है, और दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया, और तीसरे स्थान पे आपका कौन सा देश है? वियतनाम या मलेशिया, दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मलेशिया कह लीजिए चाहे वियतनाम कह लीजिए, दोनों इक्वल हैं रबर उत्पादन में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अमेरिका रबर का सबसे प्रमुख आयातक देश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रबर की खेती इंडोनेशिया में की जाती है। रबर की खेती का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका अमेजन नदी की घाटी को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है कहवा अर्थात कॉफ़ी। ठीक है, अफ्रीका के इथोपिया को कॉफ़ी का जन्मदाता कहा जाता है। कॉफ़ी का अगर जन्मदाता बोला जाए कि कॉफ़ी का उत्पादन सर्वप्रथम किस देश में किया गया था, तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए इथोपिया। ठीक है, कॉफ़ी के 3 प्रमुख जो किस्में हैं उसमें आता है एक लाइबेरिया, अरेबिका और रोबस्टा। ये कॉफ़ी की 3 प्रकार हैं, यानी 3 किस्में हैं। ठीक है, कॉफ़ी के। अब इसमें बात करेंगे तीनों किस्म के बारे में थोड़ा सा। देखिए अरेबिका की बात करते हैं, ये सबसे उत्तम किस्म का कॉफ़ी होता है। सबसे उत्तम किस्म की कॉफ़ी का नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसका उत्तर करेंगे अरेबिका कॉफ़ी। ठीक है, रोबस्टा भारत और अफ्रीका में इससे सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। यानी अगर आपसे कोई ये भी प्रश्न कर ले कि भारत में कौन से प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, तो आप उत्तर करेंगे रोबस्टा नामक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अब कॉफ़ी के शीर्ष उत्पादक देश की बात कर लेते हैं। पहले स्थान पे ब्राज़ील, दूसरे स्थान पे वियतनाम, तीसरे स्थान पे कोलंबिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूएस के हवाई शहर में उत्पन्न होने वाली कॉफ़ी को कोना कॉफ़ी कहते हैं।
अब देखिए आप लोग याद रखिएगा कि हवाई जो शहर है यूएस का, उसमें जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है उस कॉफ़ी को कहते हैं कोना कॉफ़ी। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। आगे है, ब्राज़ील में जहाँ बहुत अधिक कॉफ़ी प्लांटेशन होता है उसे वहाँ फजेंडा कहा जाता है। प्लांटेशन जहाँ सबसे अधिक कॉफ़ी का होता है उसे क्या बोलते हैं? फजेंडा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। श्रीलंका में कॉफ़ी की खेती पर्णकिट के रोग के कारण बंद कर दी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, श्रीलंका में कॉफ़ी की खेती अब नहीं की जाती है, तो किसके कारण? तो पर्णकिट के कारण, यानी लीफ जस्ट के वजह से वहाँ पे खेती अब कॉफ़ी की नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टी अर्थात चाय। जो चाय की खेती होती है, इसका जन्मदाता की बात पहले कर लें। देखिए, चीन को चाय का जन्मदाता कहा जाता है। चीन, अगर आपको कोई कह दे कि चाय का उत्पादन सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो आप उत्तर करेंगे चाय का सबसे पहले उत्पादन जो हुआ था वो चीन में हुआ था। चाय बागानी कृषि है। कैसी कृषि है? बागानी कृषि है। FAO के अनुसार सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाले 3 देशों में पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे केन्या का नाम आता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए केन्या जो देश है ये किस महाद्वीप का देश है। ठीक है, अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, चाय का सबसे बड़ा निर्यात केन्या देश करता है। सबसे बड़ा निर्यात कौन देश करता है? तो वो केन्या करता है। ठीक है, चाय में थिनाइन, कैफीन, टैनिन तत्वों की उपस्थिति होती है। देखिए, इन तत्वों की उपस्थिति होती है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि चाय में जो तत्व होते हैं, उपस्थित तत्व, वो कौन कौन से तत्व हैं? तो थिनाइन, कैफीन और टैनिन। ठीक है, ये पाया जाता है। ग्रीन टी के उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पर है। जो ग्रीन टी है उसके उत्पादन में ब्राज़ील को प्रथम स्थान प्राप्त है। आप लोग ग्रीन टी का नाम सुने होंगे। ग्रीन टी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? ब्राज़ील। अब देखिए, कोकोआ। कोकोआ नाम के एक पेड़ के फलों से प्राप्त बीजों को कोकोआ कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कोकोआ किस प्रकार का है। कोकोआ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जो देश हैं वो आइवरी कोस्ट है, घाना है, इंडोनेशिया है। यहाँ पे कोकोआ का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं जूट की। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, जूट का जो उत्पादन है वो किस प्रकार से, कौन देश कितना करता है, उसके विषय में बात करेंगे। जो जूट है एक रेशेदार फसल होती है। ठीक है, जिसका ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश और भारत, थाईलैंड में किया जाता है। भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड में जूट का उत्पादन किया जाता है। जूट के शीर्ष उत्पादक देश कौन कौन से हैं? पहले स्थान पे भारत आता है, 55% अकेले जूट का उत्पादन करता है। बांग्लादेश 41% जूट का उत्पादन करता है। चीन 13% जूट का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र। आप जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र कहाँ पे आता है? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जो हैं समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उससे पहले ये डेल्टा बनाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई। यानी आप लोग सुने होंगे एक विशिष्ट नाम भी, सुंदरबन का डेल्टा, तो यही नदियाँ बनाती हैं। ठीक है, आगे नाम बात करते हैं, जूट उत्पादन में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट उत्पादन में बांग्लादेश का नाम आता है। ठीक है, अगर प्रति हेक्टेयर की बात होगी तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला देश कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, मसाले के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर तथा बांग्लादेश दूसरे स्थान पर है मसाला उत्पादन में। ठीक है, कुछ अन्य बातें कर लेते हैं। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन नाइजीरिया करता है तथा दूसरा सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, तीसरा सर्वाधिक भारत करता है। इसी तरह से मूंगफली की बात करेंगे तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। और नेक्स्ट है दलहन। दलहन के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत है, दूसरा सर्वाधिक है रूस, तीसरा सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से सोयाबीन देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे ब्राज़ील, तीसरे स्थान पे अर्जेंटीना है। ठीक है, तो आप लोग
ज़रा ये बताइएगा, जैसे मूंगफली है सबसे अधिक गुजरात में उत्पादन होता है, जो दलहन है सबसे अधिक एमपी में होता है यानी मध्य प्रदेश में, सोयाबीन भी एमपी में ही सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए ज्वार सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है, इसका कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए प्रमुख फसल जो है आलू, प्याज, टमाटर, ये सबसे अधिक इसका उत्पादन करने वाला जो है देश है वो चीन है, और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत। आलू, प्याज, टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है? चीन करता है। दूसरे स्थान पे आपका अपना देश भारत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फल उत्पादन में देखते हैं। फल उत्पादन में देखिए जो भारत है फलों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी सर्वाधिक अगर फल का उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक फल का उत्पादन कौन देश करता है? चीन करता है। और चीन कौन कौन से फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, चीन सबसे अधिक सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती और नींबू। सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती, नींबू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन है। और यहीं भारत की बात कर लें तो भारत में सबसे अधिक केला, अनार, आम, पपीता, आंवला का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील की बात कर लें तो संतरा, अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील करता है। तथा नारियल की बात की जाए तो इंडोनेशिया में नारियल की सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कृषि के प्रकार। चलिए कृषि के प्रकार, स्थानांतरित कृषि और सोपान कृषि। कृषि दो प्रकार की ही होती है, स्थानांतरित कृषि और सोपान कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि मुख्य है, इसके विषय में पहले बात करेंगे। शिफ्टिंग फार्मिंग, ठीक है, स्थानांतरित कृषि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो शिफ्टिंग फार्मिंग बोलते हैं। इसमें क्या है इसके विषय में देख लेते हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि का एक टुकड़ा कुछ समय के लिए फसल के बोने के लिए चुना जाता है। जब कुछ सालों में उस भूमि के टुकड़े का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उस भूमि के टुकड़े को कुछ सालों तक छोड़ के नए भूमि के टुकड़े को फसल के लिए चुना जाता है। 10 से 12 साल में उस छोड़ी गई भूमि पर वनस्पति उग जाती है, तब उसकी कटाई करके फिर से उस पर कृषि की जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि चित्र नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे जो पौधे उगाए हैं इनको काट के एक व्यक्ति इसमें फसल उगाने का प्रयास कर रहा है, और दूसरे पे देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, और तीसरा वाला यहाँ से शिफ्ट करके ये यहाँ गया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे सिंचाई करके जब खाली हो गया, मतलब इसमें इसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो गई, तब यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ पे वृक्षों को काट के यहाँ पे खेती करेगा, और यहाँ पे जब उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तब ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा। फिर इसके बाद यहाँ भी जब खत्म हो जाएगा तो पुनः यहाँ आएगा, और यहाँ खत्म होने के बाद पुनः यहाँ पे ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से समझ लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, इसके विषय में बात करते हैं कि क्या है। देखिए स्थानांतरित कृषि, भारत में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। तो इसके विषय में बात करते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में इसे झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग सोचते हैं कि झूम की खेती क्या होती है, तो आप लोग जान लीजिए, एक स्थान क्षेत्र पर कुछ समय तक कृषि करने के बाद किसी अन्य स्थान क्षेत्र पर पेड़ों को काट के जो खेती की जाती है उसे बोलते हैं झूम की खेती। और यही आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहते हैं। क्या कहते हैं? पोंडू कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम विश्व में अगर बात कर लें कि किस देश में झूम की खेती को क्या बोलते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में इसे बोलते हैं झूम की खेती, थाईलैंड में बोलते हैं तमराई की खेती, म्यांमार में बोलते हैं तुंगिया की खेती, श्रीलंका में बोलते हैं चेन्ना की खेती, ब्राज़ील में बोलते हैं रोका की खेती, ग्वालेमाटा में बोलते हैं मिल्पा की खेती, मलेशिया में बोलते हैं लदांग की खेती। देखिए विभिन्न देशों में इसका नाम भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे याद होने चाहिए। तो आप लोग इसे बार बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि जो है, देखिए आप ट्रिक माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जो कि खेती की जाती है तो उसे आप ट्रिक माध्यम से याद कर सकते हैं। स्थानांतरित कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी थाईलैंड में।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यानी झूम की खेती अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई, तो आप बताएंगे थाईलैंड से ये प्रारंभ हुई है। ठीक है। अब दूसरी मैंने बात की थी सोपान कृषि की। सोपान कृषि क्या होती है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मैदानी इलाकों के अभाव के कारण पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार से खेत बनाए जाते हैं और खेती की जाती है, जिसे सोपान कृषि की जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार से की जाने वाली खेती को सोपान कृषि कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में क्या है, इसके विषय में बात कर लेते हैं। इसे बागवानी खेती बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बागवानी खेती। इसमें फल, सब्जी, पेड़, फूल, इन सभी को उगाना शामिल है। ठीक है। मतलब बागवानी फसलों में कौन कौन सी आती हैं, तो आप उत्तर करेंगे फल, सब्जी, पेड़, फूल इत्यादि। अब बागवानी खेती में अन्य खेती के कंपैरिजन में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। देखिए, बागवानी जो फसलें होती हैं उसमें मानव श्रम शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों होती है? रीज़न है इसमें। रीज़न ये है कि आप लोग देखते हैं धान और गेहूं की जब फसलें एक नॉर्मल किसान उगाता है तो उसमें बहुत समयों के अंतराल अंतराल पर उसमें सिंचाई और खाद डालने की समय अवधि होती है। परंतु एक बागवानी की जो फसल होती है उसमें पानी की सही मात्रा और सही सही समय पर मिलनी चाहिए, इसलिए इसमें श्रम शक्ति अधिक लगती है। हॉर्टिकल्चर जो है, इसके प्रमुख भाग जो हैं वो निम्न भाग हैं। पहला है पोमोलॉजी, दूसरा है ओलेरीकल्चर, तीसरा है फ्लोरीकल्चर और चौथा है वीटीकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर के 4 प्रमुख भाग हैं। ठीक है। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, पोमोलॉजी में जो है वो फलों की खेती को कहा जाता है। पोमोलॉजी किसका खेती को कहा जाता है? फलों की खेती को। और ओलेरीकल्चर जो है वो सब्जियों की खेती को कहते हैं। और फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती। देखिए, फ्लोरीकल्चर फूलों, देखिए कितना स्पष्ट, नाम भी मिलता जुलता लग रहा है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती को कहा जाता है। आगे देखिए, पौधों को हवा में उगाने की प्रक्रिया को एरोपोनिक कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, जब पौधों को हवा में उगाया जाता है तो उस प्रक्रिया को एरोपोनिक कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, पौधे वनस्पतियों के नाम जो हैं वो किस प्रकार से हैं। जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। जल के ऊपरी सतह पर उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। आप चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो हाइड्रोफाइट के अंतर्गत आते हैं। अगला है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता या नमी वाले इलाके में उगने वाली वनस्पतियों या पौधों को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइग्रोफाइट। देखिए, मिलता जुलता नाम है। तो नमी, यहाँ भी बात हो रही है नमी की, यहाँ भी बात हो रहा है जल का। ठीक है। तो जल के ऊपर की बात होगी तो हाइड्रोफाइट, और आर्द्रता वाले क्षेत्र में जिस वनस्पतियों का या पौधे उग रहे हैं उनको हाइग्रोफाइट कहा जाएगा। ठीक है। और लास्ट है हमारा इसमें, ऐसी वनस्पतियां या पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। मरुस्थलों में उगने वाले जो वनस्पति हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ठंडे क्षेत्र की मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियों को जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्रायोफाइट। आप चित्र में देख सकते हैं, ठंडे क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को क्या बोलते हैं? क्रायोफाइट। और नमकीन मिट्टी या लवणीय क्षारीय मृदा में जो वनस्पतियां उगती हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। और कठोर चट्टानों में उगने वाले वनस्पतियों को लिथोफाइट कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप याद रखिए। अब लास्ट टॉपिक हमारा आ गया है पशुपालन। पशुपालन में हम देखेंगे, पशुपालन कृषि का महत्वपूर्ण अंग है। पशुओं की सर्वाधिक संख्या एशिया में मिलती है। विश्व के 40% जो पशु हैं वो एशिया में ही पाए जाते हैं, और 2 देशों में तो उसमें सबसे अधिक, चीन और भारत में। ठीक है। विश्व में दुग्ध उत्पादन की अगर बात की जाए तो गाय का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला कोई देश है तो ये यूएसए है, और दूसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत है। किसके दूध में? गाय के दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। परंतु
भैंस के दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और चीन का दूसरा स्थान है। तो दोस्तों याद रखिएगा, गाय के दूध में भारत का दूसरा स्थान है, भैंस के दूध में भारत का पहला स्थान है, परंतु कुल दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और यूएसए का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए आगे, मैड काऊ रोग जानवरों में होने वाला एक रोग है। यह रोग गायों के मस्तिष्क के भाग को प्रभावित करता है। इस रोग को 1980 में ब्रिटेन में पहली बार देखने को मिला था, जिसमें 1.8 लाख गायों की मृत्यु हो गई। ठीक है, किस रोग से? मैड काऊ रोग से 1.8 लाख गायों की मौत हो गई थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में 1980। आगे हैं इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, ध्यान समझ लीजिए। चीन में गेहूं का उत्पादन अधिक हुआंगहो और उसकी सहायक नदियों के बेसिन क्षेत्र में होता है। चावल का यांगसी और सिक्यांग नदी घाटी क्षेत्र में होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चीन में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस बेसिन क्षेत्र में होता है? तो हुआंगहो और उसकी सहायक नदियों के बेसिन क्षेत्र में होता है। चावल यांगसी और सिक्यांग नदी के घाटी क्षेत्र में होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। ब्राज़ील का सालो पालो क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कॉफ़ी उत्पादन के लिए। यह विश्व की कहवा मंडी के नाम से भी जानी जाती है। सालो पाओ किसके लिए प्रसिद्ध है? कहवा मंडी के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में। आगे है शहतूत, जो कि विश्व में सबसे सुंदर गर्म और शहतूस है, शहतूत नहीं, शहतूस जो कि विश्व में सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, जो कि चीन के तिब्बत में पैदा होता है। इस ऊन को चीरू नामक जानवर से, चीरू नामक जानवर जो कि आप चित्र में देख सकते हैं, चीरू नामक जानवर को बालों से तैयार किया जाता है, जिससे गर्म ऊनी साल बनाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि जो ये शहतूश नामक जो ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाता है? चीरू नामक एक जानवर से प्राप्त किया जाता है, जो किसकी भांति लगता है? हिरन की भांति लगता है। ठीक है, चलिए, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।